नदी किनारे दो बहू का ससुराल। गंगा बहू जल्दी से मेरी साड़ी रख दे। ज्येष्ठ स्नान करने का फल सूरज की किरण फूटने से पहले मिलता है। सूरज उगने के बाद डुबकी लगाना व्यर्थ है। जमुना जैसे ही नदी पर नहाने आती है तो कचरे की पन्नी जमा देख के भड़क जाती है। ये गंगा मैया, इन पड़ोसी पाटीदार ने तो बड़ा सता रखा है। मेरा परिवार रोजाना इस नदी में से कूड़ा करकट साफ करते और ये गंदगी मचाने से बाज नहीं आते हैं। माँ जी कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। गंगा नदी को साफ करने लगती है। तभी छत के मुंडेर से सरस्वती थैली भरकर कूड़ा डालकर खिल्ली उड़ाते हुए, देखो जरा मेरी गरीब देवरानी की बहू नदी में ऐसे कूड़ा बीनते हुए कितनी शोभा दे रही है। पता नहीं ऐसे निर्लज्ज लोगों को थोड़ी भी शर्म लगती है कि नहीं कूड़ा मचाने में। सुनकर पड़ोसन सरस्वती को मिर्ची लग जाती है। अरे ओ जमुना, मुंह के क्यों बुनबुना रही है? तेज बोल, मैं भी सुनूं। चुटकी बजाए तेरे परिवार को नदी किनारे से उठाकर फेंकवा सकती हूँ। धौंस दिखाकर सरस्वती अंदर चली जाती है। जमुना के मन का दुख आंखों में भर आता है। अपने जमीन में बसे होने के बावजूद भी ये लोग जब मर्जी हम पर जोर चलाते हैं और नदी किनारे से निकलवाने को खोखली धमकी देते हैं। माँ, हमारे पास इस नदी किनारे वाले जमीन के कागज नहीं है, इसीलिए ताई जी का परिवार हम पर जोर दिखाते हैं, जबकि आधी जमीन तो उनके हिस्से में पड़ती है हमारी। किरण, एक दिन वो जमीन का टुकड़ा हमारे हिस्से में आएगा, कब तक राज भोगेंगे? इसीलिए मैंने सरिता को बहू बनाने के लिए चुना है। शिक्षित है, वही इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगी। पूरा परिवार खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद जमुना छोटे बेटे चंदन की शादी सरिता से, वहीं सरस्वती उसी तारीख पर इकलौते बेटे की शादी धारा से करवाती है, जहां गरीब बहू नाव में, अमीर बहू प्राइवेट बोट में बैठकर नदी से ससुराल में आती है। जस्ट लुकिंग लाइक वाओ मम्मी जी, मेरा नदी किनारे वाला ससुराल कितना अमेजिंग है। तभी तो हमने अपना घर नदी किनारे बनवा रखा है। धारा भाभी, यहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है, स्पेशली सनराइज होते हैं और सनसेट देखने में कभी मिस आउट नहीं करती मैं। तभी धारा गरीब परिवार वालों की झोपड़ी देख के एटीट्यूड झाड़ते हुए, मम्मी जी इतनी खूबसूरत नदी किनारे मुझे गरीब लोग हजम नहीं हो रहे। कौन है ये? बहू, ये हमारे गरीब पुश्तों की जड़ है। नदी की वो जमीन भी हमारी पड़ती है, बस इन गरीबों पर तरस खाकर छोड़ रखा है। तभी तो इस नदी किनारे ये गरीब लोग जोंक की तरह जम गए हैं। दोनों की बातें सुनकर जमुना का मिजाज भड़क जाता है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, ये खुद को समझते क्या है? थोड़े पैसे वाले क्या हो गए, जब देखो घमंड से चढ़े रहते हैं। जमुना, मिजाज शांत रखो, वो झड़ते की जड़ खोजते हैं। सबको अंदर चलो। अगले दिन सरिता तड़के सुबह नदी में नहा लेती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर आंच जला लेती हूँ, थोड़ी देर में धूप छा जाएगी। मगर नदी की इस किनारे की मिट्टी दलदली है, उस किनारे से ले लेती हूँ। नदी के बंटवारे की रेखा पार करके सरिता सरस्वती के उधर की सूखी मिट्टी ले रही होती है। तभी अमीर बहू घमंड से झाड़कर, अरे ओ गरीब ससुराल की गरीब बहू, तुम हमारी नदी की मिट्टी किसकी परमिशन से ले रही हो? हमारी नदी का 10 धुर हिस्सा तुम्हारे में पड़ता है, मैं वहां से मिट्टी ले सकती हूँ। ये तो बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। धारा सास के पास आकर आग में घी डालते हुए 1 की 4 लगाती है, जिस पर पूरा परिवार जुट जाता है। रामू, ओ रामू, अरे वो कहाँ मर गया? बाहर निकाल। बेचारा रामू हाथ जोड़कर बाहर आकर खड़ा होता है। अरे क्या हो गया नरेंद्र भाभी, उखड़े मिजाज में क्यों हो? कोई भूल चूक हुई है हमसे? अपनी गरीब बहू को कायदे में रखो, वरना सबको उठाकर नदी किनारे से फेंक दूंगा। ये सारी जमीन मेरी है। अच्छा, जब ये पूरी जमीन आपकी है तो आप हर साल इस नदी किनारे घर बनवाने की रसीद कटवाते होंगे। दिखाइए रसीद या पक्का कागज दीजिए, हम चले जाएंगे। पक्के कागज मौजूद न होने की वजह से वो चले जाते हैं। इधर घर के मर्दाने सरिता को बहुत सुनाते हैं। बहू, दोबारा खुद को इस घर का मुखिया समझने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। आप तीनों बाप बेटे तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, कभी पलट कर जवाब देने नहीं देते। अरे अपनी जमीन में बसे हुए हैं, हम खुद कमा कर खा रहे हैं, फिर भी इन्होंने चैन छीन रखा है। माँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर हम इस नदी के किनारे से चले गए तो ये पूरी जमीन जब्त कर लेंगे। चंदन जी, बाबूजी, हम चाहें तो कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। बहू, कोर्ट कचहरी का कोई फायदा नहीं, घूस खिलाकर ये लोग अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसी तरह समय गुजर रहा था। नदी के कचरे निपटारे को लेकर दोनों बहुओं में कहासुनी हो जाती थी। माँ, बहुत जोर की गर्मी लग रही है, मुझको नहाना है। मम्मी, मुझे भी पूरे शरीर में खुजली खुजली मच रही, नदी के ठंडे पानी में नहला दो। अच्छा चलो ठीक है। गंगा गोलू चिंकी को नदी में नहलाती, वहीं किनारे पर चूल्हा डालकर सरिता रोटी सेक कर खिला रही थी। आज तो मौसम कितना खुला खुला हो रहा है ना जमुना।
हाँ जी, और आज तो नदी के तीरे कितनी तरोताजगी की हवा शरीर में लग रही है। घर में तो बेचैन बेचैन रहता है मन। ससुर जी रोटी दूं? नहीं बहू, पेट भर गया। गरीब बहू के परिवार वालों को नदी किनारे खुश देखकर धारा के मन में खिचड़ी पकने लगती है। ये गरीब लोग नदी किनारे खा पी कर मजा उड़ा रहे हैं, इनकी खुशी मुझे हजम नहीं हो रही। थोड़ी तूफानी तो बनती है। धारा बोट लेके नदी में तेज तेज चलती है, तभी तेज लहर से पानी कच्चे आंगन तक आ जाता है। धारा, तुम्हें अपनी नदी का किनारा कम पड़ गया था क्या बोटिंग करने के लिए, जो तुम यहाँ घुस आई? मेरा नदी में बोटिंग करने का मूड हुआ तो मैं कर रही हूँ। इसी तरह अमीर बहू और उसके ससुराल वाले कभी नदी किनारे गंदगी मचाकर, नदी में पॉलिथीन प्लास्टिक डालकर कूड़ा मचाते, जिससे नदी का पानी पूरी तरह दूषित हो जाता है और मछलियां भी मर जाती हैं। रात भर से नदी में जाल लगाकर छोड़ रखा है, लेकिन एक घोंगा भी नहीं फंसा। पहले तो इस नदी में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां मारते थे, किसी तरह इस नदी की मछली बेचकर घर का खर्चा निकल रहा था। अब क्या होगा? जहां दोनों भाई रोजगार को लेकर परेशान थे, तो वहीं धीरे धीरे नदी के पानी में तेज दुर्गंध आ जाती है। पहले तो इस नदी का पानी पीने में कितना मीठा लगता था, लेकिन अब तो नाली जैसी दुर्गंध आ रही है। नहाना धोना भी दूभर हो गया है। कोई चारा ना होने पर पूरा परिवार पानी को उबाल कर पीता। तभी एक दिन गोलू कहता है, चाचा आपको पता है हमारे पड़ोसियों के घर में बहुत ही बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, सब लोग उसी में नहाते हैं। काश हमारे यहाँ भी स्विमिंग पूल बना होता। तभी सरिता को जुगाड़ आता है, वैसे जेठानी जी, हमारे घर के आगे की कितनी जमीन खाली है, हम यहाँ स्विमिंग पूल बना सकते हैं पोखर के आकार का। पूरा परिवार एकजुट होकर मेहनत करके आंगन के हिस्से को खोदकर गड्ढा बनाकर उसके अंदर पानी का भराव करता है। और फिर बच्चों के मनोरंजन के लिए सरिता बस और कुछ मजबूत लकड़ियों से फिसल पट्टी वाले झूले भी बनाती है, जिसे देखकर पड़ोसी जलकर खाक हो जाते हैं। बहू, इस स्विमिंग पूल के अंदर नहाकर मेरी तो सारी गर्मी उड़न छू हो गई। बहू ने सही जुगाड़ लगा दिया जमुना, अब नदी का कलेश ही खत्म हो गया। बाबूजी, इन लोगों की अकल ठिकाने लगानी जरूरी है। सरिता जल विभाग में पड़ोसियों की कंप्लेंट दर्ज करती है, जिससे कि नदी में कचरा निपटारे के लिए उन पर कार्रवाई चलाई जाती है। देखिए, अगर आज के बाद आप लोग नदी में कूड़ा करकट मचाते दिखाई दिए तो फिर भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना, और नदी की जमीन से भी निष्कासित होना पड़ेगा। अंत में अमीर बहू और ससुराल वालों का घमंड चूर चूर हो जाता है, और अब वह नदी की साफ सफाई करने में योगदान देते हैं, और दोनों बहुएं नदी किनारे वाले ससुराल में कुशलता से रहने लगती हैं। जिया, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। बहू, यही हमारा छोटा सा घर है आम के बगीचे में। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, इस गर्मी में मेरा ससुराल आम के बगीचे में है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो चाहती थी कि मेरा ससुराल ऐसी ही किसी जगह पर हो। जिया अपने ससुराल में आम का बगीचा देखकर काफी खुश होती है। समय गुजरता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। जिया भाभी, मैं और पापा आम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। काजल, बगीचा बहुत गंदा है, तुम बगीचे की सफाई कर देना। और छोटी बहू, बड़ी बहू गर्भवती है, तो वो हमारे साथ ज्यादा देर बैठकर आम की पेटी नहीं बनवा पाएगी। पहले वो हमारी मदद कर देती थी, तुम घर के काम खत्म करके हमारी काम में मदद करवा देना। और बहू, आज तेरे ससुर जी और सूरज दोपहर में जाएंगे आम बेचने बाजार, तो तू थोड़ा लेट खाना बनाना। अपने घर वालों के कहने पर जिया सुबह 10 बजे खाना बनाने बैठती है, जहाँ उसे काफी धूप और गर्मी लगती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। रोज सुबह 6 बजे खाना बना लेती थी, इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता था। धूप तो सीधा सर पर लग रही है। हमारा घर भी टूटा हुआ है, वरना घर में ही रसोई होती तो अच्छा होता। इस तरह जिया खाना बना ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बंदर आता है और उसकी सारी रोटियां लेकर भाग जाता है। बदमाश बंदर, मेरी रोटियां दे। क्या हुआ जिया? दीदी देखिए ना, कितनी धूप और गर्मी हो रही है, पसीने से मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई है। मैंने इतनी मेहनत से रोटी बनाई थी और ये बदमाश बंदर सारी रोटियां लेकर भाग गया। ये बंदर ऐसे ही परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, तुम फिर से बना लो, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। इतना बोलकर जैसे ही पूजा जिया की मदद करवाने के लिए बैठती है, वहाँ शांति आ जाती है। छोटी बहू तो क्या कर रही है? जानती नहीं कि तेरी जेठानी गर्भवती है? बहू तू घर में आराम कर, बहू की मदद मैं करवा दूंगी। इस तरह शांति पूजा को वहाँ से भेज देती है और खुद भी बगीचे की सफाई करने लगती है। माँ, मैं सुबह से बगीचा साफ कर रही हूँ। पूजा भाभी कितनी जल्दी पूरा कर लेती थी। कितनी गर्मी और धूप लग रही है, आम के बगीचे में भी राहत नहीं मिल रही। इतना बोलकर काजल सारे खराब आम जमा कर घर में आराम कर रही जिया को देती है। भाभी, ये आम खराब हो जाएंगे, इनमें चींटियां लगे, उससे पहले आप आमरस बना दो। काजल, तुम पिंकी को स्कूल से लेकर आ जाओ, आमरस मैं बना दूंगी। नहीं भाभी, आप गर्भवती हैं, छोटी भाभी कर देंगी। एक बार फिर बिना जिया की परवाह करे काजल उसे काम थमाकर वहां से चली जाती है।
बेचारी जिया अपनी जिठानी के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठकर आमरस बनाने लगती है। दीदी आप इतनी गर्मी में कैसे सब संभाल लेती थी? अपना तो घर भी टूटा है, घर के अंदर भी धूप आ रही है, जमीन भी गर्म है। आपको पता है रात को तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ जिया, बस इस बार अच्छे से आम बिक जाएं तो सबसे पहले हम घर की मरम्मत करवाएंगे और एक रसोई बनवाएंगे। चलिए दीदी, आमरस तैयार हो गया, बाहर चलकर पेड़ की छांव में सब साथ में बैठकर पीते हैं। पिंकी भी स्कूल से बस आती होगी। इतना बोलकर हाथों में आमरस लिए जिया पूजा के साथ जाती है, जहां पूरा परिवार आम के पेड़ के नीचे छांव में बैठकर आमरस पीता है। तभी वहां पिंकी और काजल भी आते हैं। आमरस मुझे भी पीना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, काजल तू बाद में आमरस पीना, पहले हमारे साथ आमों की पेटी बनवाने में मदद कर दे। इस तरह पूरा परिवार पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आम की पेटी बनाते और पेटी के अंदर कुछ घास डालकर उसमें आम डालते हैं और ऊपर से उस पेटी को बंद कर देते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जिया घर के बाहर बैठकर सबके लिए खाना बनाती है। रात को जब पूरा परिवार घर में एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो कुछ चींटियां विनोद और सूरज के शरीर पर चढ़ जाती हैं और उन्हें काटने लगती हैं। घर में इतनी सारी चींटियां कहां से आ गईं? भाभी आपने आमरस बनाया था, थोड़े से आमरस जमीन पर गिरे, देखिए उसकी वजह से घर में चींटियां लग गईं। पापा जी के साथ बैठकर आम की पेटियां बनवानी थी, इस जल्दबाजी में दिमाग से ही निकल गया। मैं अभी मिट्टी से लीप देती हूँ। इतना बोलकर जिया उस जगह की लिपाई करती है, जिस वजह से चींटियां कम हो जाती हैं। समय गुजरता है और एक रात। ये जमीन कितनी ऊंची नीची है और कितनी गर्म। माँ जी मुझे नींद नहीं आ रही है। दीदी नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। इस गर्मी में इतने मच्छर कहाँ से आ जाते हैं? इन मच्छरों ने काट काट कर मेरा जीना हराम कर दिया है। न सुबह चैन है न रात को, दिन में भी घर में सीधी धूप पड़ती है। माँ जी अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ बहू, कुछ करते हैं। अब अगली सुबह जब शांति की आंख खुलती है और पूरा परिवार आम के बगीचों में आम तोड़ने जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उन्होंने रात में जो आम तोड़कर घर के बाहर पेटी में रखे वो सारे आम बाहर बिखरे हुए हैं और उन पर पक्षी चोंच मार रहे हैं। बहू तुम किसी की एक नहीं सुनती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सारे आम घर में रख देना। देखो तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया। एक तो ऐसे ही गर्मी की वजह से काम नहीं हो रहा, ऊपर से इतना नुकसान। एक बार फिर एक छोटी सी गलती की वजह से बेचारी जिया को डांट पड़ जाती है। जिया अपने आम के बगीचे में घर देखकर जितनी खुश थी, अब वो उससे ज्यादा परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ जिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम तो पसीने से बेहाल हो चुकी हो, थोड़ा बैठ जाओ। क्या करूं दीदी, यहाँ बैठकर मुझे तो ना घर के अंदर रहता है ना घर के बाहर, और अगर गलती हो जाए तो घर वाले भी डांटते हैं। बताओ इतनी दोपहर में पापा जी कह रहे हैं मैं उनके लिए आमरस बनाऊं और रोटियां बनाऊं। हमारा घर भी पूरा टूटा है, आधी छत गायब है, खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे हैं ही नहीं और दीवारों में छेद हैं, जिस वजह से घर में हवा ही नहीं आती, पर धूप बराबर आती है। परेशान जिया अपनी जेठानी को अपना दुख सुनाकर चली जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने के लिए आता है और जब वो लोग देखते हैं कि जिया धूप में अब रोटी बनाने बैठी है तो सब उस पर भड़कने लगते हैं। आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? आमरस बनाने में इतना टाइम लग गया, जो अब रोटियां नहीं बनी तुमसे तो अच्छी मेरी भाभी हैं। मैं भी इंसान हूँ, धूप देख रहे हैं। अगर रसोई घर में होती तो कितना अच्छा होता, पर हमारे पास तो घर भी नहीं है। दीदी कर लेती थी सब कुछ, पर मैं दीदी जैसी नहीं। जिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और आज सभी को सुना देती है। और तभी वहां भागती हुई पिंकी आती है और गरम चूल्हे के ऊपर गिर जाती है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है। पिंकी तू ठीक तो है मेरी बच्ची? सही कह रही है जिया, मैंने आज तक शिकायत नहीं करी, पर आम के बगीचे में सिर्फ नाम का घर है हमारा। हमें इस घर की मरम्मत करानी होगी, वरना आज मेरी बच्ची जली है, कल को इस गर्मी की वजह से हम सब जल जाएंगे। बहू सही कह रही है, इस घर में ना तो रात को चैन है और ना ही दिन को। अब हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। शांति बोल रही थी कि तभी जिया बगीचे में झाड़ू लगाना शुरू करती है और आम के पत्तों को चुनकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, छत पर जाकर मिट्टी से लिपाई कर दीजिए और आम के पत्ते चिपका दीजिए और उसके ऊपर फिर से मिट्टी का गीला घोल डाल देना। इससे छत भी मजबूत हो जाएगी और धूप भी अंदर नहीं आएगी। माँ जी, मैं और आप बैठकर फटे पुराने कपड़ों से पर्दे बना लेते हैं। अब सूरज विनोद के साथ छत पर जाता है और कुछ गीली मिट्टी छत पर गिराकर उस पर आम के पत्ते लगा देता है और उनके ऊपर मिट्टी का गीला घोल डाल देता है। तो वहीं दोनों सास बहू मिलकर घर और खिड़की के लिए पर्दा बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा पूरी दीवार की मिट्टी और ईंट से भरकर उसकी लिपाई करती है। ये देखिए माँ जी, दीवार भी ठीक हो गई है। भाभी आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती, पर कोई बात नहीं। अब आप सब आराम करो, जमीन की लिपाई मैं कर देती हूँ।
काजल तुम लिपाई करो, मैं आम के पत्ते लाकर बिस्तर का जुगाड़ करती हूँ ताकि सोने में ना तो दीदी को परेशानी हो और ना ही हमें जमीन गर्म लगे। इस तरह काजल जमीन की लिपाई करती है और जिया कुछ पत्ते जमा करके उन्हें बिस्तर के आकार में लगा देती है और उन पर पानी छिड़ककर उसके ऊपर बिस्तर बिछाती है, जिसके बाद पूरा परिवार चैन की नींद सोता है। और तभी सूरज जिया से कहता है, जिया तुम आमरस बहुत अच्छा बनाती हो। इस बार जब मैं बाजार गया था तो मैंने देखा लोग आम का जूस, आम पन्ना जैसी चीज ज्यादा पी रहे थे। वैसे भी हमारे कुछ आम जमीन पर गिरने की वजह से खराब हो जाते हैं। अगर तुम उनका आमरस बना दो तो मैं आमरस बेचना शुरू कर दूं। तो और पापा आम बेचते रहेंगे और इस तरह हमारी डबल कमाई होगी और उनसे मिले पैसे से मैं घर बनवाऊंगा, साथ में रसोई, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। अब क्या था, जिया इसमें अपने पति का पूरा साथ देती है और अगली सुबह पूरा परिवार जल्दी उठकर बगीचे से आम तोड़ता है और जमीन के गिरे हुए आम जमा करके जिया आमरस बनाती है, जिसे बेचने के लिए सूरज मार्केट जाता है और पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई होती है और बहुत जल्द उनका आम का बिजनेस अच्छा चलने पड़ता है, जिस वजह से सूरज और विनोद अपने आम के बगीचे में ही एक पक्का मकान बनाते हैं।